चलो देखो, आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डायमैग्नेटिज्म। अभी तक हम लोग बीटा जो पीछे पढ़ रहे थे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या है टॉपिक नेम? डायमैग्नेटिज्म। तो थोड़ी सी हम स्टार्टिंग से कहानी आपको बताते हैं कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम से। एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो जो एटम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? इसी सर्कुलर पाथ पे गोल गोल क्या करता है? घूमता है। गोल गोल क्या करता है? घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे जब घूमेगा तो करंट इसके अपोजिट नहीं घूमेगा? सभी बच्चे बताएं। जब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में घूमेगा? इस डायरेक्शन में। अगर ये करंट लूप क्या बन गया है? करंट कैरिंग लूप। और याद करो लूप में क्या जनरेट होती थी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती थी? तो याद करो, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से किधर आ रही? नीचे की तरफ। तो ये कौन सा पोल? साउथ। ये कौन सा पोल बनता था? नॉर्थ। अब तुम सभी बच्चे बताओ जरा, यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती थी? साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे इसका एरो किधर की तरफ बनेगा? साउथ टू नॉर्थ। बात समझ में आ गई? मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब इसी सिंगल एटम को हम क्या बोलते थे? एटॉमिक डाइपोल। और हर एक मटेरियल में एटॉमिक डाइपोल, मतलब कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें एटॉमिक डाइपोल होता है, कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें एटॉमिक डाइपोल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल डायमैग्नेटिज्म में होता है या नहीं होता, इसको अभी हम लोग जानेंगे। बट आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि हर एक मैटर में एटम होते हैं, एटम एटॉमिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। इसकी तरह बिहेव करते हैं, एटॉमिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब लिखिए, लिखना चालू करिए। These magnetic movement of electron, these magnetic movement of electron, these magnetic movement of electron are are majorly responsible are majorly responsible for magnetic movement of atom, for magnetic movement of atom। क्या बोला गया बेटा? फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट केवल इलेक्ट्रॉन के ही रिवॉल्व होने से नहीं जनरेट हो रहा, न्यूक्लियस के अंदर भी आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके मूवमेंट से, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल वाले इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से। तो तीन तीन वजह से आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा था। बट बेटा यहाँ पे पता है क्या है? मेजरली जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कर रहा है कौन? मैग्नेटिक मूवमेंट कौन जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है मेजरली यही बना रहा है मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आई बात? कौन बना रहा है? समझ में आई बात? देन आगे लिखो, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ all electrons, the net magnetic moment of all electrons in an atom, in an atom adds up to 0। जैसे ही इन सभी एटम्स को, एटम्स के एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल को आप जोड़ोगे तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा?
जीरो। याद करो, बताया था ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो एक दूसरे को, सभी एक दूसरे को मैग्नेटिक डाइपोल क्या कर देते हैं, कैंसिल। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का मैग्नेटिक डाइपोल इधर, किसी का 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 इधर, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। तो सब एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, जब इन सबको जोड़ोगे नेट मैग्नेटिक डाइपोल निकालोगे तो ये सब के सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज जीरो। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज जीरो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एटम का क्या हो जाएगा, जीरो। देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। इसमें आपको कोई भी एटॉमिक डाइपोल देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, या ये जो पूरा फेनोमेना मैंने आपको बताया है, ये जो पूरा फेनोमेना बताया है, क्या बताया है, फेनोमेना बताया है, इस पूरे फेनोमेना को हम लोग डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है। और इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इनके सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बोलेंगे बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो, बात समझ में आ गई है नहीं? क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है? तो मैंने क्या बताया, जो मैटर, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है भाई, मैटर में एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एटॉमिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से मेजरली जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से। अब आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब एक दूसरे के पेयर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सभी मैग्नेटिक डाइपोल को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो एटॉमिक डाइपोल इसमें कोई भी बचेगा नहीं। तो मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं होते हैं। अगर कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं है तो इस पूरे फिनोमेनन को क्या बताओगे, डायमैग्नेटिज्म। मतलब इस मटेरियल के अंदर कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं होता। समझ में आया? याद करो, बताया था ना मैंने आपको ये बात। चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन एट एसटीपी, एट एसटीपी, वाटर, वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, कॉपर। ठीक है बेटा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। ठीक है, डायमैग्नेटिक ठीक। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, डायमैग्नेटिज्म प्रोसेस कैसी होती है? बताओ बेटा, डायमैग्नेटिज्म कैसी प्रोसेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लूप होता है, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, उसी मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, और वो मैग्नेटिक डाइपोल सभी इलेक्ट्रॉन्स का बनता है। हर एक इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, जैसे हीलियम में भी एग्जांपल आपको बताया था, याद करो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, क्या हो जाएगा, दोनों का स्पिन अलग अलग है तो दोनों एटॉमिक डाइपोल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, कैंसल आउट। अगर सारे मैग्नेटिक डाइपोल इसी तरह से कैंसिल होते रहे तो सबका एटॉमिक डाइपोल क्या, मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एटॉमिक डाइपोल कोई बचेगा नहीं।
इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिज्म। और इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ गया? चलो, अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, सब्सटेंस है जिसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं है। लिखो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम वही मटेरियल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो क्या होगा? क्या होगा? चलो बताते हैं। पहला पॉइंट लिखो अभी, पहले क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड, एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड। अब सभी बच्चे बताओ, क्या इसमें एटॉमिक डाइपोल होते हैं जो अलाइन होंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एटॉमिक डाइपोल ही नहीं होते हैं, अलाइन कहां से होंगे? चलो, पहला पॉइंट तो इसमें वर्क नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, देयर अकर्स इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां पे फिर क्या होगा? देयर अकर्स इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां पे क्या अकर करेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां क्या लगेगा बेटा? इंड्यूस्ड डाइपोल इन एनी सब्सटेंस, इन एनी सब्सटेंस, इन एनी सब्सटेंस, इंड्यूस्ड डाइपोल in any substance on applying external magnetic field, on applying external magnetic field। समझ में आई बात? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इन डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएंगे, और ये एक ही सब्सटेंस में नहीं, चाहे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, सब में डाइपोल इंड्यूस्ड होते हैं। लेकिन इसमें डाइपोल होता ही नहीं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो मेन काम कौन कर जाता है, खेल जाता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। समझे? तो इंड्यूस्ड डाइपोल्स हर मटेरियल में, देखो साफ साफ लिखा है, इन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, हर सब्सटेंस में डाइपोल इंड्यूस्ड होते हैं, हर सब्सटेंस में डाइपोल इंड्यूस्ड होते हैं। देखो, दीज इंड्यूस्ड डाइपोल अपोजेस द, दीज इंड्यूस्ड डाइपोल अपोजेस, दीज इंड्यूस्ड डाइपोल अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सुनो ध्यान से, यहां सुनना, ये इस लॉ को लेंज लॉ कहते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंज लॉ। कौन सा लॉ? लेंज लॉ। पता है क्या होता है? सन्स फादर किल, सन्स किल्स फादर, सन किल्स फादर। सन जो है वो किसको मार देता है? अपने पिता को। मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसने जिसको पैदा किया वही उसको मार रहा है। नहीं समझे? यहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल को किसने बनाया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने। और इंड्यूस्ड डाइपोल किसको अपोज कर रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही रोक रहा है, अपोज कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये सब्सटेंस है, इसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल है या नहीं है? है या नहीं है? कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं है। हमने क्या लगाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाई हमने? अब इसके अंदर अपने आप छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल प्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे? और ये एटॉमिक डाइपोल क्या कहलाएंगे? इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल। और इनकी डायरेक्शन किधर है? इधर। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की किधर है? उधर। तो क्या इंड्यूस्ड डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर रहे हैं? तो जिसने इनको बनाया यही उसको क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो इसको याद कर लो, लेंज लॉ को, सन किल्स फादर,
सन किल्स फादर। तो ये रहा बाप, ये रहा बेटा। बेटा बाप को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसी लॉ को क्या बोलते हैं? लेंस लॉ। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जिसने उसे बनाया वही उसको क्या कर रहा है? बनाने वाले को ही अपोज कर रहा है। समझ में आई बात? बहुत गहरी बात लेंस लॉ ने बोल दी है। नोट कर लो। और बेटा एक बात याद रखना, इंडक्शन जो होता है, जो इंड्यूस डाइपोल बनते हैं बहुत ही स्मॉल बनते हैं, बहुत ही थोड़े से। ठीक है, बहुत ही थोड़े से डाइपोल इंड्यूस्ड होते हैं। तो ये नोट हो गया या नहीं हुआ? सभी बच्चों का नोट हो गया? चलो, नहीं हुआ तो हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें लिखिए देयर आर नो डाइपोल्स, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स, हेंस फर्स्ट पॉइंट इज यूजलेस। बताओ पहला पॉइंट क्या था? ये वाला यूजलेस है कि नहीं? इसमें कोई एटॉमिक डाइपोल ही नहीं है तो अलाइन कहां से होंगे? सही बात है ना? यूजलेस। ओनली सेकंड अकर, ओनली सेकंड पॉइंट विल, सेकंड पॉइंट विल अकर्स। यहां पे केवल और केवल कौन सा पॉइंट अकर करेगा? सेकंड पॉइंट। समझे? एंड हेंस दे आर, एंड हेंस दे आर, एंड हेंस दे आर weakly repelled, weakly repelled in external magnetic field। बात समझ में आई? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें एटॉमिक डाइपोल तो होता ही नहीं, तो यहां वाला पहला पॉइंट तो बेकार ही है इसके लिए, क्योंकि एटॉमिक डाइपोल नहीं तो अलाइन कौन होगा? दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें इंड्यूस डाइपोल जनरेट होंगे और वो इंड्यूस डाइपोल ही हल्का सा इसको मैग्नेटाइज करेंगे, और ये क्या करेगा? बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करेगा। ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और रेपेल करते हैं। और ये कंडीशन मैंने बताया था क्यों रेपेल कर रहे हैं, क्योंकि आई, इनकी आई की डायरेक्शन और एच की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो पोल्स सेम सिमिलर मिल जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज कितने बच्चों को समझ में आ गई हैं? 22 में क्या दिख रहा है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं होते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर क्या जनरेट होंगे? छोटे छोटे एटॉमिक, इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल, और यही इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल्स इसको वीकली मैग्नेटाइज कर देंगे, है ना? क्या कर देंगे? वीकली मैग्नेटाइज। और यही छोटे छोटे इंड्यूस्ड डाइपोल किसको अपोज कर रहे हैं? किसको अपोज कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। सन किल्स फादर, यही है लेंस लॉ। क्या है? लेंस लॉ। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हो गया बेटा ये? क्या नोट हो गया सभी बच्चों का? क्यों भैया, ये नोट हो गया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको हटाया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज किसकी बेटा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी लिखिए।
प्रॉपर्टी नंबर 1, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स, इसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं होते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज 0, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट सभी एटम्स का क्या हो जाएगा? 0। सभी एटम्स का मिलके नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि इसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। पॉइंट नंबर 2, दे आर वीकली रेपेल्ड, दे आर वीकली repelled in external magnetic field, magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रेपेल करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? जीटा कैसा होता है? वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। कैसा होता है बेटा? बहुत ही स्मॉल और नेगेटिव। ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना स्मॉल होता है? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 तक स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है। ये होती मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लीजिएगा यहां पे। एक्सेप्शन क्या है पता है? सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स एक्सेप्शन है। इनको अगर तुम रखते हो, इनकी वैल्यू पता है क्या होती है? जीटा की। इनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। मतलब समझ रहे हो? इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है बट नेगेटिव है, तो मतलब ये स्ट्रांगली रेपेल्ड करते हैं। क्या करते हैं? जैसे फेरोमैग्नेटिक क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट, वैसे ही सुपर कंडक्टर्स क्या करते हैं? स्ट्रांगली रेपेल करते हैं। इनकी जीटा की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? मतलब सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? रेपेल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? रेपेल, वीकली रेपेल। क्या करते हैं? वीकली रेपेल। बट सुपर कंडक्टर एक ऐसा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि स्ट्रांगली रेपेल करता है। रेपल्जन, डायमैग्नेटिक क्या करते हैं? रिपल्जन करते हैं। इसमें इंड्यूस डाइपोल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो ये स्ट्रांगली रेपेल करता है। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होता है बट रिपल्जन कैसा होता है? स्ट्रांग। ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी होती है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा, स्लाइटली स्लाइटली लेस देन 1। याद करो, बताया था ना, जीटा बहुत छोटा होगा और नेगेटिव होगा, तो जीटा की वैल्यू यहां छोटी होगी बट नेगेटिव होगी, तो 1 से माइनस करोगे तो म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। कहां पे? हाँ, -1। ये माइनस लिखा है मतलब ये नेगेटिव होता है। समझ गए? थीटा नेगेटिव होता है, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम
diamagnetic substance, diamagnetic substances move from, move from, कहां से कहां मूव करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन। पूछो क्यों? क्यों? जहां भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये वीकली रिपेल करते हैं। अगर तुम इनको स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये किधर की तरफ भागेंगे? वीक की तरफ। स्ट्रॉन्ग से किधर की तरफ मूव कर जाते हैं? अगर तुम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, फॉर एग्जाम्पल देखना, यहां पे तुमने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, ये किधर साइड है? जहां पे पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। जहां पे दूर दूर होती है वहां वीक। तो ये किधर से किधर भाग जाएंगी? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। किधर भाग जाएंगी? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भाग जाएंगी। कौन भागेगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल भाग जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक रीजन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस becomes less dense। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? लेस डेंस इनसाइड, इनसाइड डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल में लेस डेंस होती हैं। ध्यान से सुनना, इधर पहले देख लो 1 मिनट, फिर मैं अभी पॉज कर दूंगा। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये तुमने क्या फेंकी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तुमने क्या फेंकी? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या करेगी? इसके अंदर से नहीं, इसके बाहर से होके ऐसे निकल जाएगी। ये इससे बाहर से ऐसे होके निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक डाइपोल इसके किधर साइड अलाइन होंगे? जो इंड्यूस एटॉमिक डाइपोल होंगे, इंड्यूस एटॉमिक डाइपोल इधर अलाइन होंगे। तो किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और ये किधर से किधर जा रही? नॉर्थ से साउथ। तो ये जो अंदर वाले डाइपोल हैं, वो जो ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ना जाके बाहर से क्यों जा रही? क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल कर देगी, और रेपेल करेगी तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से ना जाके बाहर से ऐसे जाएंगी। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही डेंस हैं, वो लेस डेंस है। क्या है? लेस डेंस है। इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुमको दिख ही नहीं रही होगी, केवल एक जाते हुए दिख रही। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? लेस डेंस। यही बात लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स लेस डेंस इनसाइड अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? एग्जांपल्स में ऑलरेडी आप लोग को लिखवा चुका हूं। क्या सारे पॉइंट आपके नोट हो चुके हैं? नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। और नाइट्रोजन, वाटर, नमक, कॉपर, ये सब क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है बेटा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब आता है पैरामैग्नेटिक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। नोट है? दिख रहा है ना? जूम कर दें? कौन सा पॉइंट जूम कर दें? 6th? तो बेटा ये डायमैग्नेटिज्म की कहानी हो गई खत्म। अब चालू करेंगे पैरामैग्नेटिज्म।
तो आज हम लोग पैरामैग्नेटिज्म खत्म करेंगे, फिर हो सकता है टाइम हो जाए तो हम लोग कल फेरोमैग्नेटिज्म करेंगे, और फिर उसके बाद हिस्टैरिसीस कर्व चैप्टर खत्म। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व लास्ट है। ये बात हो गई है, नोट खत्म, नहीं हुआ नोट कर लो। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पैरामैग्नेटिज्म। वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था, आज मैं पैरामैग्नेटिज्म बता रहा हूं। तो इसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ all electrons in an atom बताओ इसमें जीरो होगा या नहीं होगा? in an atom do not adds up to zero, मतलब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा। हेंस एटॉमिक डाइपोल अकर्स, मतलब यहां पे एटॉमिक डाइपोल क्या करेंगे? अकर्स, या कह सकते हो एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिज्म में जो एटम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्या जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट, और उन्हीं को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता। तो इसमें क्या एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, इसमें एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मटेरियल है तो इसमें क्या, अच्छा ये बताओ सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स किधर होंगे? कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे? बोलो बोलो, होंगे या नहीं होंगे? एटॉमिक डाइपोल तो होगा, बट अगर इनका हम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखें तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहां भी क्या मिलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि सबका अलाइनमेंट किधर है? इधर उधर उधर इधर। तो सबका जोड़ोगे और इस नेट एरिया का निकालोगे तो क्या निकलेगा? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। अभी नहीं निकलेगा। मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स हैं, लेकिन इस सब इधर उधर अलाइन है, इधर उधर अलाइन है। अब इधर उधर अलाइन है तो सभी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल। तो नेट एटॉमिक डाइपोल क्या होगा? अभी थोड़ी देर के लिए जीरो। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, ओ भैया, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तब यही एटॉमिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो लिख लो, एटॉमिक डाइपोल क्या कर रहे हैं? एटॉमिक डाइपोल क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एटॉमिक डाइपोल्स। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में, बेटा कूलर बंद कर दो, आभास हो रहा मुझे लाइट जाने वाली है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट in any small volume, in any small volume still जीरो। क्या होगी बेटा? जीरो। समझे या नहीं समझे? मतलब इस किसी भी वॉल्यूम में तुम, यहां पे किसी भी वॉल्यूम में तुम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे, वो क्या नहीं मिलेगा? जीरो। एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है पूरे में? जीरो, हर एरिया में।
क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे अलग अलग इधर उधर अलाइन है, कारण यही है। समझे या नहीं समझे? तो ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखें, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है इसमें क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s1, सही बात है। तो इसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, नहीं रह गया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक डाइपोल जनरेट होगा या नहीं होगा? होगा। एटॉमिक डाइपोल इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एटॉमिक डाइपोल होने के बाद भी अगर मैं किसी भी एरिया का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं तो जीरो हमें पता निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब इधर उधर रैंडमली अरेंज्ड है। समझ में आई बात? इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें अभी क्या मिल रहा है? जीरो। अब हम क्या करेंगे? नोट हो गया ना? ऑन सेकेंड पॉइंट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल्स, कौन से डाइपोल? द एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन। एटॉमिक डाइपोल्स क्या कर जाएंगे बेटा? अलाइन with the direction of with the direction of with the direction of किधर की तरफ अलाइन होंगे? with the direction of applied external magnetic field। किधर की तरफ अलाइन होंगे? अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। ध्यान से सुनना इधर, ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सारे के सारे डाइपोल किधर की तरफ? सारे ये थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, कोई इधर 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 ऐसे। अब देखो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन है या नहीं है? किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो मिलेगा? नहीं। अब एटॉमिक डाइपोल सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो चुका है? मैग्नेटाइज्ड। यहां पे मैग्नेटाइजेशन, यहां पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो चुका है? यहां पे मैग्नेटाइजेशन हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो मतलब ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है या कम? कम, कम मैग्नेटाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। कुछ डाइपोल अलाइन है तो कुछ डाइपोल इधर उधर है। अगर सारे डाइपोल अलाइन होते तब हम मानते ना कि अच्छे से स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हुआ है, लेकिन यहां पे सारे डाइपोल अलाइन नहीं हुए, थोड़े बहुत अलाइन हुए। तो इसका मतलब क्या है? ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ है। लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा या रेपेल? अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि डाइपोल का अलाइनमेंट इसी डायरेक्शन में है जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का है डायरेक्शन। आई और एच सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या करेंगे? अट्रैक्ट, बट वीकली अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वीकली अट्रैक्ट। बोलो बात समझ में आई? तो अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा ये बताओ, अलाइनमेंट बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। अलाइनमेंट हम बढ़ा सकते हैं। पूछो कैसे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। पहला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, अलाइनमेंट बढ़ जाएगा। दूसरा बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर दो? घटा दो। टेम्परेचर को जैसे ही घटाओगे क्या होगा? टेम्परेचर को घटाते ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, अलाइनमेंट और अच्छे से होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा अलाइनमेंट उतना ज्यादा होगा।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी अलाइनमेंट उतना ज्यादा होगा। तो एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट बढ़ाने के लिए ये दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं, क्लियर हो गया? अब बताओ क्या इसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी एरिया में जीरो है? नहीं। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट जीरो। नाउ अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पे जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मिलेगा। समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर 3, वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। क्या करते हैं बेटा, वीकली अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी। ठीक है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स। हो गया बेटा? नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बताओ ये पैरामैग्नेटिज्म की कहानी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब एप्लीकेशन, जैसे इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ये सारे के सारे डाइपोल, सारे नहीं, कुछ अलाइन होंगे कुछ अलाइन नहीं होंगे, तो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अब जीरो नहीं मिलेगा। मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। और किधर हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ एच, इधर एक्सटर्नल फील्ड उधर मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे। और इनका अलाइनमेंट बढ़ा सकते हो, पूछो कैसे, टेम्परेचर घटाकर या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। एग्जाम्पल कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब। आगे कल मिलते हैं।